गुज़िश्ता साल अप्रैल में लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ आमिर तांबा नामी शख्स पर कातिलाना हमले के बाद भारत के पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के इल्ज़ामात को काफ़ी तक़वियत मिली थी और अब अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें भारत की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का बताया गया है। आमिर तांबा पर तकरीबन 12 साल पहले 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद भारतीय जासूस सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम था। भारतीय शहरी सरबजीत सिंह पर पाकिस्तान में जासूसी और लाहौर और फैसलाबाद में बम धमाकों का इल्ज़ाम था जिसमें 14 अफराद मारे गए थे। इस इल्ज़ाम पर मिलिट्री कोर्ट ने 1991 में उसे सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन फिर 2013 में उसको जेल में मौजूद कैदियों ने हमला करके कत्ल कर दिया, जिसका इल्ज़ाम आमिर तांबा और उसके साथ मुदस्सिर पर लगा जो कि उसका साथी था। लेकिन फिर 2018 में सेशन कोर्ट ने आमिर तांबा और उसके साथी को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। आमिर तांबा पर कातिलाना हमले के हवाले से पुलिस का इब्तिदाई शक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर था, जिसकी उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तस्दीक की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया था कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कत्ल के 2-4 वाक़यात में भारत बराह रास्त मुलविस था। इस हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक भारत पर जा रहा है और शवाहिद भी यही इशारा कर रहे हैं। कल आमिर तांबा को लाहौर में इस्लामपुर में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए हैं। इस वाक़े के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। सिर्फ यही नहीं, इस वाक़े से सिर्फ चंद दिन पहले 4 अप्रैल को बरतानवी अखबार दी गार्डियन की भारत की जानिब से पाकिस्तान में 20 मावरा अदालत कत्ल की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जबकि अब इसी हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत पर पाकिस्तान में इसी तरह की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तानी और मगरबी हुक्काम के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने 2021 से एक मुनज़्ज़म कत्ल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम 6 अफराद को कत्ल किया है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान में आमिर तांबा के कत्ल की तरह के 6 केसेस का जायज़ा लिया है, जिनमें मारे जाने वालों के साथियों और अहले खाना के इंटरव्यूज़, पुलिस दस्तावेज़ात और पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की जानिब से जमा शवाहिद समेत भारत और पाकिस्तान के हुक्काम से की गई गुफ्तगू शामिल है। ये केसेस भारत की जानिब से जारी टारगेट किलिंग के जारहाना प्रोग्राम को वाज़ेह करते हैं जो अमेरिका और कनाडा में होने वाली इस तरह की कार्रवाइयों से मुमासलत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में यह कत्ल की वारदातें मामूली पाकिस्तानी मुजरिमों या किराए के अफगान कातिलों के जरिए की गई थी। हुक्काम के मुताबिक इन वारदातों में कभी भी भारतीय शहरी बराह रास्त मुलविस नहीं थे। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों के मुताबिक ऐसे अफराद से बराह रास्त ताल्लुक रखने के बजाय रॉ ऑफिसर्स ने दुबई में कारोबारी अफराद को मिडिल मैन के तौर पर इस्तेमाल किया और इन कारोबारी अफराद को अलग अलग टारगेट्स की निगरानी, कत्ल करने और हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैनात किया गया था। ताहम रॉ ने बाज़ औक़ात गैर मोहतात तरीके से भी काम किया और नाकिस तरबियत याफ्ता कॉन्ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल किया जो कि अमरीकी और कैनेडियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से मुशाहिदा किए जाने वाले तरीक़ाकार से मिलता जुलता है। पाकिस्तान में होने वाली इन वारदातों का मकसद उमूमन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुबैना रहनुमाओं को निशाना बनाना था, जिन पर भारत माजी में भारतीय फौजियों या भारतीय शहरियों पर हमले करने का इल्ज़ाम आयद करता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पाकिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयों की अक्सर तफसीलात पहले रिपोर्ट नहीं हुई हैं। पाकिस्तान और भारतीय हुक्काम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर हसास खुफिया मालूमात और इस हवाले से जारी तहकीकात पर बात की है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक साबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने उन्हें बताया है कि अमेरिका और कनाडा की जानिब से भारत पर लगने वाले हालिया इल्ज़ामात से पहले 2022 में ISI के DG जनरल नदीम अंजुम ने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे CIA के डायरेक्टर विलियम बंस को भारत की इन वारदातों से मुताल्लिक अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से 2019 में दहशतगर्दी के खिलाफ क़वानीन में तरमीम के बाद उसकी वज़ारत दाखिला ने मतलूब दहशतगर्दों की एक फहरिस्त शाया करना शुरू की, जिसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट किया जाता रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के एक जायजे में यह बात सामने आई है कि मौजूदा फहरिस्त में मौजूद 58 नामों में से 11 अफराद को 2021 के बाद मारा जा चुका है या उनको इसके बाद निशाना बनाया गया है, जबकि जायजे में 10 ऐसे अफराद भी सामने आए जो मतलूबा अफराद की इस भारतीय फहरिस्त में शामिल तो नहीं थे, मगर भारत उन पर अस्करियत पसंदी का इल्ज़ाम आयद करता रहा है। ये अफराद भी इसी तरह के हालात में मारे गए, यानी उन्हें नामालूम अफराद ने करीब से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। वाज़ेह रहे कि वाशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट और इससे पहले गुज़िश्ता साल अप्रैल में शाया होने वाली द गार्डियन की रिपोर्ट में भारत की जानिब से 2020 और 2021 के बाद इस तरह की वारदातों का जिक्र है। ताहम भारत की जानिब से पाकिस्तान में घुसकर मारने के दावे और वादे माजी में भी वक्तन फवक्तन सामने आते रहे हैं और 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का इंतखाबी नारा भी यही था। इस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 2014 में मौजूदा भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल ने कहा था
کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے، لیکن بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو ان خفیہ ذرائع سے سزا دے جو بھارت کے فوجیوں اور شہریوں پر حملہ کرنے والے عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کرتا ہے۔ اجی ڈول نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنا دفاع اس جگہ جا کر سکتے ہیں جہاں سے حملہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی کمزوریاں بھارت سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 90 کی دہائی کے آخر میں بھارتی وزیر اعظم آئی کے گجرال نے پاکستان میں بھارت کی کئی خفیہ کارروائیوں کو محدود کر دیا تھا جب دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئی تھی۔ ایک سابق بھارتی افسر اور ایک سینئر حکومتی مشیر کے مطابق جب 2011 میں امریکی اسپیشل فورسز نے پاکستان میں کارروائی کر کے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا تو اس وقت را کے کچھ سینئر آفیسرز نے پاکستان کے اندر اعلیٰ سطح کے افراد کو قتل کرنے کی کارروائیوں کی حمایت کی تھی۔ ایک سابق بھارتی عہدیدار کے مطابق وی کے سنگھ جو بھارتی فوج کے جنرل تھے اور جن کی سربراہی میں ایک بھارتی گروپ نے پاکستان میں چھوٹے پیمانے کی کارروائیاں کی تھی، 2012 میں انہوں نے پاکستان میں کشمیری عسکریت پسند رہنما سید صلاح الدین کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم سید صلاح الدین اب بھی زندہ ہیں، جبکہ ایک پاکستانی عہدیدار کے مطابق پاکستان کو یہ یقین تھا کہ 2013 میں اسلام آباد کی ایک بیکری کے باہر ہونے والی فائرنگ میں بھی بھارت ملوث تھا، جس میں ناصر الدین حقانی مارے گئے، جن پر کابل میں بھارتی سفارت خانے پر ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھارت کی جانب سے ٹارگیٹڈ قتل عام کا سلسلہ مودی کے دوسری بار عام انتخابات جیتنے کے 2 سال بعد 2021 میں شروع ہوا، کیونکہ اپنی انتخابی مہم کے دوران مودی پاکستان کے حوالے سے اپنی سخت پالیسیوں کا مسلسل پرچار کرتے رہے تھے۔ پھر اسی سال جون میں ایک پاکستانی شخص جس کی دبئی میں بھارتی خفیہ ایجنسی نے خدمات حاصل کی تھی، اس نے لاہور کے ایک کمپاؤنڈ کے باہر ایک کار بم دھماکہ کیا جہاں لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید مقیم تھے، لیکن پاکستانی اور بھارتی حکام کے مطابق دھماکے میں حافظ سعید محفوظ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی کارروائیاں تیز اور مخصوص ہو گئیں اور را نے بمز کے بجائے ٹارگٹ کلرز کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور اب بھارت نے اعلیٰ رہنماؤں کے بجائے کم محفوظ عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ حافظ سعید کے خلاف اس کارروائی کے 8 ماہ بعد ظہور مستری کو مار دیا گیا، جو 1999 میں بھارتی جہاز کی ہائی جیکنگ کے دوران ایک بھارتی مسافر کو قتل کر چکا تھا۔ پاکستانی حکام نے بعد میں گرفتار ہونے والے 4 مشتبہ افراد کے اعترافات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ظہور مستری کو قتل کرنے کی کارروائی بہت پیچیدہ تھی۔ ایک خاتون جس نے اپنا نام تناز انصاری بتایا، جو کہ ممکنہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی کی افسر کا فرضی نام تھا، اس نے 2 پاکستانیوں کو ظہور مستری کی نگرانی اور 2 افغان شہریوں کو اسے قتل کرنے کے لیے ریکروٹ کیا، اور جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں 3 افراد کو کم از کم $5,500 پاکستان بھیجنے کے لیے ہائر کیا تاکہ اس کارروائی میں ملوث افراد کو ادائیگیاں کی جا سکیں۔ قتل سے چند گھنٹے پہلے تناز انصاری نے اپنے پاکستانی ایجنٹ شراز غلام سرور کو ظہور مستری کی شناخت اور اس کی درست جگہ کی تصدیق کرنے کی تاکید کی۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے دیکھے گئے ظہور مستری کے فون کے اسکرین شاٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شراز غلام سرور نے ظہور مستری کو واٹس ایپ پر مسلسل ویڈیو کالز کی اور دعویٰ کیا کہ وہ ایک رائڈ شیئرنگ ایپ کا کسٹمر سروس ایجنٹ ہے، مگر ظہور مستری نے اس کی ویڈیو کالز مسترد کر دیں اور جواب دیا کہ میں نے کوئی رائڈ بک نہیں کی۔ پھر اس کے چند منٹ بعد تناز انصاری نے خود ظہور مستری کو ایک پیغام بھیجا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے صرف 5 دن بعد تناز انصاری نے ایک اور کارروائی کی اور کراچی میں سید خالد رضا کو قتل کروایا، جو 90 کی دہائی میں کشمیر میں ایک سرگرم عسکریت پسند رہنما تھے۔ پاکستانی حکام کے مطابق اس بار تناز انصاری نے محمد علی آفریدی کو استعمال کیا، جو ایک پاکستانی شخص تھا جسے اس نے 2018 میں فیس بک کے ذریعے بھرتی کیا تھا تاکہ وہ سید خالد رضا کی نگرانی کرے، 2 کرائے کے قاتلوں کے لیے بندوق خریدے اور آخرکار کارروائی کے بعد آلائے قتل کو دریا کے کنارے دفن کر دے۔ واشنگٹن پوسٹ نے محمد علی آفریدی اور تناز انصاری کے واٹس ایپ پیغامات کا جائزہ لیا ہے جو محمد علی آفریدی کو پکڑنے کے بعد پاکستانی حکام نے حاصل کیے تھے۔ ان پیغامات میں تناز انصاری نے محمد علی آفریدی سے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ سید خالد رضا کے گھر کے باہر تعینات گارڈ سے اس کا پتہ لگانا کتنا خطرناک ہوگا۔ پھر تناز انصاری نے محمد علی آفریدی سے کہا کہ وہ سید خالد رضا کی ایسی تصاویر بھیجے جن سے اس کی شناخت کی تصدیق ہو سکے، اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اسے اوپر سے اس کارروائی کی اجازت نہیں ملے گی اور وہ محمد علی آفریدی کو ادائیگی نہیں کر سکے گی۔ واٹس ایپ پر ایک موقع پر دونوں نے کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے علاقے میں ایک اور ہدف کے بارے میں بات کی جس کے بارے میں تناز انصاری کو پتہ لگانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ وہ کبھی تناز انصاری کی اصل شناخت معلوم نہیں کر سکے، نہ ہی واشنگٹن پوسٹ کا محمد علی آفریدی سے رابطہ ہو سکا جو مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، اور نہ ہی شراز غلام سرور سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے۔ لیکن مغربی حکام کے مطابق سید خالد رضا کا قتل جو فروری 2023 میں انجام پایا، کم از کم 2 ایسی کارروائیوں کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسی نے اس سال شروع کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسی دوران امریکہ کے محکمہ انصاف کی جانب سے عائد فرد جرم کے مطابق نیو دہلی میں واقع را کے ایک افسر وکاس یادو نے نیو یارک میں رہائش پذیر سکھ علیحدگی پسند گرپت سنگھ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وکاس یادو نے
अपने एजेंट एक कारोबारी शख्स निखिल गुप्ता को मकामी कातिल भर्ती करने की हिदायत दी। तनाज़ अंसारी की तरह विकास यादव ने भी दूर से इस कार्रवाई की निगरानी की और वो भी वक्त की कमी की वजह से दबाव में था। और इसकी गुफ्तगू से भी यह जाहिर होता था कि एक वसी कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी जिसमें कई अहदाफ को मारना शामिल था। जबकि इसी दौरान कैनेडियन हुक्काम ने भी कहा कि उन्होंने भारत की एक बड़ी मुहिम को बेनकाब किया है जिसमें सिखों की निगरानी, उनको धमकियां देना और हत्या कि उनको कत्ल करना शामिल था। न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी, जिन्होंने भारतीय ऑपरेशंस का मुताला किया है, उनका कहना है कि रॉ का टारगेटेड कत्ल करने का रिकॉर्ड इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के तरीके से मुशाबहत रखता है, जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक में कामयाबी के साथ कत्ल के ऑपरेशंस करती थी। क्रिस्टोफर क्लेरी के मुताबिक एक तासुर यह है कि रॉ मगरिब में कार्रवाइयाँ करने से पहले पाकिस्तान में पूरे एक साल तक ऐसी कार्रवाइयाँ करती रही जो कामयाब हो रही थी। फिर उसने मगरिब में कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, लेकिन जो हिकमत अमली, तकनीक और तरीक़े पाकिस्तान में अच्छी तरह काम कर रहे थे वो मगरिब में इतने मौसर साबित नहीं हो सके। जब से अमेरिका और कनाडा ने भारतीय साजिशों को बेनकाब किया है तब से मगरबी हुक्काम और तज्ज़ियाकारों ने यह सवाल उठा दिया है कि भारत क्यों ऐसे मगरबी शहरियों को कत्ल करने का ख़तरा मोल लेगा जो सिख अलहदगी पसंद तहरीक से वाबस्ता है। हालांकि ये तहरीक भारत के लिए किसी फौरी तशवीश और ख़तरे का बाइस नहीं है, जबकि सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों और भारतीय हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अक्सर केसेस में भारत ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और उनसे वाबस्ता ऐसे ग्रुप्स को निशाना बनाया जो कश्मीर में अस्करियत पसंदी में सरगर्म हैं। भारत के फौजी हुक्काम के मुताबिक 2019 के बाद से कम 50 भारतीय फौजी पाकिस्तान से आने वाले जंगजुओं के हाथों मारे गए हैं जो कश्मीर के करीब पहाड़ी इलाकों से दाखिल हुए थे। ये हमले उस वक्त बढ़ गए जब मोदी ने अपने हिंदू कौम परस्त तहरीक के एक तवील अरसे से किए गए वादे को पूरा करते हुए कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म कर दिया और उसे नई दिल्ली के बराह रास्त कंट्रोल में ले लिया। एक भारतीय अफसर के मुताबिक इन हमलों का अहम माली मुआवन एक कश्मीरी मोहम्मद रियाज अहमद था जो 1999 में पाकिस्तान फरार हो गया था और लश्कर तैयबा से वाबस्ता इस्लामी फलाही तंजीमों के जरिए फंड जमा करता था। सितंबर 2023 में एक नौजवान ने पाकिस्तान में मोहम्मद रियाज अहमद को उस वक्त सर पर गोली मार दी जब वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहे थे। मोहम्मद रियाज अहमद के कत्ल के बाद उसके ग्रुप ने भारत में कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई के बावजूद रॉ अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटी और सिर्फ 4 हफ्ते बाद एक ग्रुप जिसकी क़यादत एक मजदूर मोहम्मद उमैर कर रहा था उसने शाहिद लतीफ़ को गोली मार दी, जिस पर भारतीय हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो 2016 में भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर होने वाले हमले में मुलविस था, जिसके नतीजे में मोदी और उनके पाकिस्तानी हम मनसब नवाज शरीफ के दरमियान सिफारती रवाबत में रुकावट पैदा हो गई थी। लेकिन इस बार रॉ को एक मुख्तलिफ नौयत के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इस मामले से वाकिफ 2 अफराद ने बताया है कि गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद उमैर ने इतराफ़ किया कि उसे दुबई से ज़ाती तौर पर शाहिद लतीफ़ को कत्ल करने के लिए भेजा गया था क्योंकि उसके साथी शाहिद लतीफ़ को मारने की मुतादिद नाकाम कोशिशों के बाद मायूस हो गए थे। उन दोनों के मुताबिक मोहम्मद उमैर ने दुबई के एक सेफ हाउस का मकाम बता दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी एजेंट्स ने दुबई में इस अपार्टमेंट पर धावा बोल दिया जहां उन्होंने बड़ी मिकदार में इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की। लेकिन वहां उन्हें इस अपार्टमेंट के 2 भारतीय किराएदार अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार नहीं मिले। इस नुक्ते तक पाकिस्तान ने भारतीय ऑपरेशंस को कम ही तस्लीम किया था, लेकिन 2024 के आगाज़ में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साइरस सजाद काजी ने अशोक कुमार और योगेश कुमार के पासपोर्ट्स की स्कैन शुदा तस्वीर दिखाई और उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज अहमद के कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। ताहम भारत ने इन दावों को झूठा और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इस तरह बार बार मगरबी मीडिया पर भारत की कार्रवाइयों की तफसीलात सामने आ रही हैं।